नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उन पढ़े हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह आपके क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज़ की झिझक को दूर करने के लिए और उन टॉपिक्स को एक बार पुनः रिवीजन के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इसमें हम कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जैसे कि अधोदर्शक स्वर कौन सा है, काकू का प्रयोग क्या है, आश्रय राग क्या होते हैं, और इन सब टॉपिक्स का या इन सब चीज़ों का जो हम बात कर रहे हैं, अधोदर्शक, काकू, आश्रय, इन सब का राग संगीत में या शास्त्रीय संगीत में क्या महत्व है, क्या प्रयोग है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जब बात करते हैं तो अधोदर्शक स्वर की हम बात करते हैं सबसे पहले। अधोदर्शक स्वर कौन सा है? जब अधोदर्शक स्वर की बात हम करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन सा स्वर है जिसे अधोदर्शक स्वर की संज्ञा दी गई है। तो ये स्वर है मध्यम। अब इसके बाद दूसरा सबसे पहले जो सवाल आता है वो हमारे जहन में यही आता है कि भाई मध्यम ही क्यों? पंचम भी हो सकता है, षड्ज भी हो सकता है, तो मध्यम ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जो मध्यम स्वर है वो राग के जो समय विभाजन है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उस समय विभाजन में पद प्रदर्शक का कार्य करता है। यानी कि वो ये दिखाता है कि फला राग फला समय में गाया बजाया जाता है और फला राग फला समय में गाया बजाया जा सकता है, सिर्फ मध्यम के प्रयोग भर से। मध्यम की जो अवस्था है, मध्यम की दो अवस्थाएं हैं, आपको पता ही है, शुद्ध अवस्था और तीव्र अवस्था। तो मध्यम की जो दोनों अवस्थाएं हैं उसके प्रयोग से भी रागों का समय किस समय का गाने बजाने का है वो उससे पता चलता है। इसीलिए इस स्वर को अधोदर्शक स्वर कहा गया है। अब इसके बाद बारी आती है कि जो मध्यम की दो अवस्थाएं हैं उनका प्रयोग राग में किस तरह से होता है समय विभाजन में। तो देखिए, मध्यम जो है वो संधि प्रकाश जो राग हैं, जो दोनों ही समय गाए बजाए जाते हैं, प्रातःकाल भी और सायंकाल भी। तो प्रातःकाल जो संधि प्रकाश राग हैं उनमें शुद्ध मध्यम की प्रबलता होती है और सायंकालीन जो संधि प्रकाश राग हैं उनमें तीव्र मध्यम की प्रबलता रहती है। तो जहाँ जिस राग में तीव्र मध्यम अगर प्रयुक्त हो रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ ये ज़्यादा होती हैं कि वो जो राग है वो सायंकालीन संधि प्रकाश राग होगा या सायंकालीन राग होगा। और जहाँ शुद्ध मध्यम की प्रबलता रहती है, शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि वह प्रातःकालीन संध्या प्रकाश राग भी हो सकता है या फिर प्रातःकालीन राग हो सकता है। तो ये हुई मध्यम की बात। अब इसके बाद जब बात करते हैं हम कि देखिए, मध्यम के स्थिति बदलने से भी रागों का स्वरूप बदल जाता है या राग ही बदल जाता है। स्वरूप नहीं, राग माफ़ कीजिएगा, राग ही बदल जाता है। सिर्फ मध्यम का प्रयोग बदल देने से राग ही बदल जाता है। अब उसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे उदाहरण कि राग भैरव जो है उसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। राग भैरव के स्वर आपको पता ही है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि इसमें ऋषभ और धैवत कोमल है और मध्यम जो है वो शुद्ध लगता है। लेकिन इसी शुद्ध मध्यम को अगर तीव्र कर दिया जाए तो ये राग बन जाएगा राग मुल्तानी, जो कि संधि प्रकाश राग है, सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, जबकि भैरव जो है वो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो सिर्फ मध्यम की अवस्था बदलने भर से ही राग बदल जाते हैं। इसलिए इस स्वर को अधोदर्शक स्वर कहा गया है कि इसके किस अवस्था में राग में ये प्रयुक्त हो रहा है उससे ही राग की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अब देखिए, राग बिलावल की भी हम बात करते हैं कि राग बिलावल में कौन सा स्वर ऐसा है जिसके परिवर्तन से राग और समय दोनों बदल जाते हैं। तो ऑब्वियसली मध्यम है। मध्यम जो शुद्ध लगता है बिलावल में, उसके जगह अगर तीव्र मध्यम कर दिया जाए तो वो राग कल्याण बन जाएगा और उसका जो गायन समय है वो प्रातःकाल की जगह सायंकालीन हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके आगे हम बात करते हैं काकू के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि मैं कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक इसमें वीडियो में कवर कर रही हूँ। इस तरह की वीडियोस आगे भी हम बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को वो चीज़ जो टॉपिक्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं काकू की। काकू क्या है? काकू जो प्रयोग है वो भावनाओं की उत्पत्ति के लिए, यानी कि एक्सप्रेशंस के लिए, गाने में हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको दिखाने के लिए स्वरों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करके आवाज़ को कभी सॉफ्ट कर लिया, कभी उसको थ्रो उसका बढ़ा दिया, कभी उसको थोड़ा सा
फोर्सफुली लगाया, कभी उसको सॉफ्ट करके लगाया। ये जो टेक्निक्स हैं, गाने की जो टेक्निक्स हैं, उसका संबंध राग काकू से है। काकू प्रयोग का अभिप्राय ही आपके वॉइस कल्चर से है। आप किस टेक्निक से किस स्वर को किस तरह से गा रहे हैं, ताकि उसका भाव जो है, उस शब्द का जो भाव है, वो निकल कर बाहर आए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, अगर हमें बात करनी है, हम अगर भक्ति की बात करते हैं, मान लीजिए हम अगर कोई भजन गा रहे हैं या कोई ऐसा पद गा रहे हैं जिसमें ईश्वर की आराधना हो रही है, उससे विनय विनती हो रही है, तो वहाँ जब हम फोर्सफुली गाएंगे तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगेगा। वहाँ हम स्वरों को और शब्दों को सॉफ्टली गाना होगा। उस चीज़ में वो भाव आना चाहिए, उसके लिए आवाज़ को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसमें इस तरह के स्वरों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि भजन का या उस गीत का जो भाव है वो निकल कर बाहर आए। इसी तरह अगर हमें कोई वीर रस का गीत गाना है या देशभक्ति गीत अगर कोई गाना है, तो वहाँ वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए। तो उसमें हमें स्वरों का प्रयोग और आवाज़ का थ्रो, उसका लगाव, स्वरों का लगाव इस तरह का रखना होता है कि उससे उस गीत के जो रस है या वो भाव है, उसका पोषण हो, ना कि उसकी हानि हो। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि प्राचीन समय में भी काकू के बारे में बहुत गहन जानकारी उस समय के जो ग्रंथकार थे या संगीतकार थे उनको थी। और इसका जो उदाहरण है वो इससे मिलता है कि शारंगदेव जो है, पंडित शारंगदेव, जिन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस काकू के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। शारंगदेव ने काकू विवरण करते हुए अलग अलग स्थाई के अंतर्गत इनका वर्णन किया है। और इसके अलावा भरत जो है, भरत ने भी नाट्य शास्त्र जो उनका ग्रंथ है उसमें काकू भेद का और काकू के प्रयोग का वर्णन किया है, जो कि 17वें अध्याय में है। और इसके अलावा भरत ने जो काकू के भेद बताए हैं वो 6 बताए हैं। और शारंगदेव ने जो काकू भेद बताए हैं वो भी 6 ही बताए हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू और यंत्र काकू, ये काकू प्रयोग हैं। और ये मैंने आपको पहले ही नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं और इसका एक वीडियो भी बनाया है। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई संशय है तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। स्वर काकू की अगर बात करें तो जो श्रुति का न्यूनाधिक प्रयोग है, श्रुति, आपको सभी को पता है कि जो स्वर में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया जाता है लगाव में, वो श्रुतियों के अंतर से ही होता है। तो वो श्रुतियों के अंतर से जो स्वर एक सांगीतिक रंग प्राप्त करता है वो स्वर काकू कहलाता है। जैसे गंधार ही है, वो यमन में भी लगता है, भोपाली में भी लगता है। इनका हर राग के अनुसार जो बर्ताव है वो अलग हो जाता है, वो श्रुतियों के प्रयोग से ही होता है। तो ये कहलाता है स्वर काकू। अन्य राग काकू की अगर बात करें तो उसमें है कि जो किसी अन्य राग की छाया जब दिखाई जाती है तो वो अन्य राग काकू कहलाता है। क्षेत्र काकू है जहाँ जिस क्षेत्र का गाना बजाना है, जैसे कि लोक संगीत है, तो हर जगह की अपनी एक, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको मतलब थोड़ा सा विस्तृत अगर आपको वर्णन इसका सुनना समझना है तो आप वीडियो सुन लीजिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। क्षेत्र काकू हुआ जगह के स्थान के हिसाब से उन स्वरों का किस तरह का लगाव है, प्रयोग है, उस बारे में। राग काकू, राग की अपनी एक प्रकृति होती है, उसके बारे में बताया गया है। यंत्र काकू जो है वो वाद्यों के बारे में है कि अलग अलग वाद्य की अलग अलग ध्वनि होती है, वो काकू की वजह से ही हमें स्पष्ट पता चलती है। इसके बाद बात करते हैं आश्रय राग की। देखिए, आश्रय राग जो है वो किसे कहा जाता है इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आश्रय थाट मतलब राग का जो जन्म होता है वो थाट से होता है। अब उस थाट से जिस राग का जन्म हो रहा है, यदि उस थाट का नाम और उस राग का नाम सेम है, यानी कि अगर देखा जाए तो यमन या कहिए कल्याण थाट से अगर कल्याण थाट
जो राग बन रहा है वो उस थाट का आश्रय राग कहलाएगा। चूँकि कल्याण थाट के जो स्वर हैं वही सभी स्वर कल्याण राग में प्रयुक्त होते हैं, तो वो उसका जन्य राग कहलाता है और इसी को आश्रय राग कहा जाता है। तो ये हमने कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक आज कवर किए इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।